हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। एक तरफ उनके खुद स्टार कैंडिडेट योगेश्वर दत्त, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के तमाम स्टार प्रचारक बड़ौदा उपचुनाव में मैदान में उतरकर पार्टी के लिए लोगों से वोट डालने की अपील करेंगे। 30 बड़े नेताओं के नाम स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल है। सीएम मनोहर लाल, राज्यसभा सांसद समेत बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़, केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत, केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, संदीप बालियान, ये सभी स्टार चेहरे जो इस लिस्ट में शामिल हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया, शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, गृह मंत्री अनिल विज, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, लगभग बीजेपी के तमाम जो मंत्री हैं वो इस बार बड़ौदा उपचुनाव में स्टार चेहरा होंगे बीजेपी के लिए। कृषि मंत्री जेपी दलाल, सांसद सुनीता दुग्गल, पूर्व मंत्री नायब सिंह सैनी, सांसद संजय भाटिया, पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला, पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु, पूर्व परिवहन मंत्री कृष्णलाल पवार। बड़ौदा उपचुनाव में ये सभी स्टार प्रचारक हैं जो बीजेपी के लिए मैदान में उतरेंगे और अपनी पार्टी को वोट, लोगों से अपील करेंगे कि बीजेपी को वोट दें। इन स्टार प्रचारकों में बीजेपी ने लगभग अपने सभी बड़े नेताओं को शामिल किया है। और इसके अलावा आपको बता दें कैबिनेट में लगभग जितने मंत्री हैं टॉप लेवल के, उन सभी को बड़ौदा उपचुनाव में जाकर बीजेपी के लिए लोगों से वोट की अपील करनी होगी। और इसके अलावा बात करें, तमाम सांसद भी मैदान में नजर आएंगे जो योगेश्वर दत्त के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। तो एक तरफ बीजेपी की अपने नेताओं की एक स्टार नेताओं की लिस्ट, वहीं दूसरी तरफ कल जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने तमाम खिलाड़ियों से मिलकर हरियाणा भवन में, दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में तमाम खिलाड़ियों से सीएम मिले थे जिन्होंने योगेश्वर दत्त को टिकट देने की अपील की थी, उन सभी से सीएम ने कह दिया था कि अगर योगेश्वर दत्त को टिकट मिलता है तो आप सभी बड़ौदा सीट पर जाकर अपने अपने लेवल पर जो भी पार्टी के लिए प्रचार कर सकते हैं करें। तो यहाँ पर एक तरफ बीजेपी के अपने खुद के स्टार प्रचारक, वहीं दूसरी तरफ तमाम खिलाड़ी और तीसरी तरफ खुद बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं वो एक लोकप्रिय पर्सनालिटी है, लोकप्रिय नेता हैं। पहले पहलवान थे, फिर नेता बने। हालांकि बड़ौदा विधानसभा चुनाव में उन्होंने हार का सामना किया था योगेश्वर दत्त ने, क्योंकि श्री कृष्ण हुड्डा जो कि लगातार बड़ौदा से विधायक बनते हुए आ रहे थे, उनके सामने योगेश्वर दत्त ने कड़ी टक्कर दी थी, लेकिन योगेश्वर दत्त चुनाव हार गए थे। श्री कृष्ण हुड्डा के निधन के बाद अब ये सीट खाली हो गई है। ऐसे में सीट पर जब उपचुनाव होने जा रहा है तो इस पर सरगर्मी काफी तेज है। सभी पार्टियों का फुल फोकस अब बड़ौदा उपचुनाव को लेकर है। और ऐसे में बीजेपी के तमाम जो स्टार प्रचारक हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल से लेकर गृह मंत्री अनिल विज, ओपी धनखड़, जेपी दलाल, सुभाष बराला, सुनीता दुग्गल, नायब सिंह सैनी, ये तमाम बड़े नेता हैं जो अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार करते बड़ौदा उपचुनाव में नजर आएंगे। तो बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है और अब चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार की बारी है। अब कांग्रेस पार्टी भी जल्दी अपने कैंडिडेट का ऐलान कर देगी। तो अब कांग्रेस और बीजेपी और तमाम अन्य पार्टियों के बड़े नेता बड़ौदा उपचुनाव में नजर आएंगे, अपनी अपनी पार्टी के लिए वोट की अपील करेंगे। इसी के साथ हमारे साथ संजय जुड़ चुके हैं, संजय का हम रुख करेंगे। संजय, बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जो जारी की है, लगभग सभी बड़े चेहरे इस लिस्ट में नजर आ रहे हैं। इसको देखकर यही कहा जा सकता है कि बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ने वाली है इन चुनाव को लेकर। संजय जी बिल्कुल नंदिनी, जिस तरीके की स्टार प्रचारकों की लिस्ट बीजेपी ने स्टार्ट की थी, वैसे ही स्टार प्रचारक स्टार्ट हो गए आने। मेरे साथ मूलचंद शर्मा परिवहन मंत्री, वो अपने उसके लिए पहुंचे हैं स्टार लिस्ट में नाम है। सर, आज आप बड़ौदा हल्के में किस तरीके का माहौल आप देखते हैं? आज पूरे इसमें भारतीय जनता पार्टी का योगेश दत्त को भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा भरोसा, मुख्यमंत्री जी ने भरोसा दिया है
जमाया है और भारतीय जनता पार्टी का योगेश्वर चुनाव जीतेगा और भारी बहुमत के साथ चुनाव जीतेगा। बड़ौदा हल्के की बात करूं, काफी पिछड़ा हुआ एरिया ये माना जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। प्रदेश के हरियाणा के लोग समझदार हैं। अपने प्रदेश का विकास होगा, कैसे होगा, अपने क्षेत्र का विकास होगा और हरियाणा प्रदेश से सबसे ज्यादा विकास हुआ, ऐतिहासिक विकास हुआ। सबका साथ, सबका विकास सबके साथ को नारे को लेकर जो मुख्यमंत्री लेके चले थे, उसी नारे को लेकर बड़ौदा हल्के में चले। सर, कितना चैलेंज मानते हैं? कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, 3 बार लगातार कांग्रेस के जो कांग्रेस का तो गढ़ पूरा हरियाणा माना जाता है। रोहतक भी चुनाव जीते, लोकसभा में जीता, सोनीपत को माना, सोनीपत रमेश को जीता और इस तरह अपने बड़ौदा के चुनाव को जीते। मैं बात करूं, अभी कांग्रेस ने अपने टिकट का नाम अनाउंस नहीं किया, इनेलो ने अपना दावेदार नहीं उतारा, बीजेपी की तरफ से एक स्टार प्रचारक की लिस्ट है, आपका भी नाम उसमें शामिल है और आप पहुंचे। नहीं, कांग्रेस की अपनी परंपरा है। कांग्रेस अपने परिवारवाद से कहीं बाहर निकलती और भारतीय जनता पार्टी किसको टिकट दे दे, कौन एमपी बन जाए, कौन एमएलए बन जाए, कौन मंत्री बन जाए, कौन प्रदेश है, कौन प्रधानमंत्री बनता है, ये भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है। सर, मैं बात करूं, आप भी ग्राउंड पे उतरेंगे, किन चीजों को लेके इस बार विकास के नाम पे वोट बीजेपी मांग रही है या फिर अलग से कोई स्ट्रेटजी तैयार की गई है? नहीं, हरियाणा के अंदर ऐसा इतिहास, मनोहर जी के ऐसा इतिहास। आज देखिए, पहले नौकरियों के नाम से ना पर्ची बट्टा करती थी और हरियाणा प्रदेश में जो ऐतिहासिक जो विकास हुए उसके नाम से हाईवे देखिए, नौकरी देखिए, आपने भ्रष्टाचार को, मैं तो नहीं कह सकता सब कुछ समाप्त हो गया, भ्रष्टाचार को लगाम लगा, नौकरियों के नाम से पैसे होते, किसानों की जमीनों को प्रॉपर्टी के नाम से, किसानों के नाम के लिए जब ओलावृष्टि होती थी 100 रुपए के चेक मिलते थे और मनोहर लाल मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 2-2 हजार करोड़ रुपए ओलावृष्टि के नाम से पैसे प्रदेश में बटे। ये भारतीय जनता पार्टी के हर विकास के नाम से और किसान के, आम आदमी के लाभ के लिए चुनाव हो। सर, आप परिवहन मंत्री है, मैं 54 के 54 गांव में मैं विजिट करके आया हूँ, हरियाणा न्यूज की टीम लगातार बड़ौदा हल्के में डटी हुई, लेकिन ट्रांसपोर्ट सुविधा की मैं बात करूं, अभी तक मात्र 3 ऐसे गांव हैं जहां आपकी सरकारी रोडवेज बसें चलती हैं, अदरवाइज बसें नहीं चलती हैं। सर नहीं, मैं तो कहता हूँ बस हमारी पूरी चली नहीं, जो क्वारंटाइन से अभी तो समय और लगेगा, जब तक पूरा देश नहीं खुलेगा, जब तक सब नहीं खुलेगा, हम हर गांव तक, हर शहर तक बस चलाने का काम करेंगे। लोगों को काफी आरोप भी हैं क्योंकि सरकार की तरफ से किसानों के लिए बिल पास किया गया था, उससे लोग काफी खफा हैं। नहीं, कांग्रेस ही दुखी है, किसान दुखी नहीं है। कांग्रेस के लोग दिए, कांग्रेस के वर्कर दिए, वो सत्ता के भूख, किसान के नहीं है, वो सत्ता चाहिए, उनको सत्ता के भूख है। बीजेपी की जीत पक्की होगी 100%। तो ये थे मेरे साथ परिवहन मंत्री जी ने साफ तौर पे कहा है कि किसान दुखी नहीं है, कांग्रेस ही दुखी है। और साथ ही साथ उन्होंने एक बात और बताना, ट्रांसपोर्ट सिस्टम की मैंने बात की, हरियाणा न्यूज की टीम लगातार बड़ौदा हल्के में बनी हुई है, लेकिन सरकारी बसों की मैं बात करूं, रोडवेज बसों की बात करूं, किसी भी गांव में कनेक्टिविटी नहीं है। लेकिन ये मानना है परिवहन मंत्री, अभी समय जरूर लगेगा, लेकिन बड़ौदा की जो विधानसभा क्षेत्र में चुनाव है उस पर भी वो जरूर उन्होंने अपनी सहमति दी। बीजेपी भारी मतों से इस बार चुनाव में हल्के का इस समय बिल्कुल जायजा ले रहे हैं। वहीं हमारी एक और सहयोगी सोनिया भी पहुंची हुई हैं और बड़ौदा में सोनिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है बड़ौदा से। सोनिया, अभी तक हालांकि कांग्रेस और इनेलो ने कैंडिडेट की घोषणा नहीं की है, लेकिन योगेश्वर दत्त जो हैं वो एक बार फिर से मैदान में हैं। जो आप देख पाई हैं इतने दिनों में बड़ौदा का हालचाल, बड़ौदा की स्थिति, बड़ौदा का मन, तो क्या आपको लग रहा है वहां पर? नंदिनी, मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से बीजेपी ने जो है योगेश्वर दत्त को इस चुनावी रण में उतारा है, तो अगर हम कांग्रेस की बात करें तो देखिए सूत्रों के हवाले से इंदुराज नरवाल की खबर आ रही है कि उन्हें टिकट मिल सकती है। हालांकि कपूर सिंह नरवाल की अगर हम बात करें तो वो भी एक कद्दावर दावेदार यहाँ के माने जा रहे हैं। अगर हम यहाँ इनेलो की बात करें तो देखिए अभय चौटाला लगातार दौरे कर रहे हैं और जिस तरह से इस हल्के में काफी वर्षों तक इनेलो के विधायक रहे हैं, तो ऐसे में यहाँ के जो ग्रामवासी हैं उनका कहना है कि चौधरी देवलाल जो नीतियां थी, कहीं ना कहीं उन नीतियों को सिरे चढ़ाने में दुष्यंत चौटाला कामयाब नहीं होते नजर आए। तो ऐसे में जेजेपी का भी विरोध किसान वर्गों की ओर से किया गया, बीजेपी का विरोध भी उनकी ओर से कृषि कानूनों को लेकर किया जा रहा है। तो ऐसे में अगर हम कांग्रेस की बात करें या फिर इनेलो की बात करें तो बड़ी सोच समझकर ये दोनों पार्टियां उम्मीदवार उतारेंगे। अगर कांग्रेस की बात करें तो देखिए आलाकमान के फैसले के बगैर कोई भी फैसला यहां संभव होता नहीं नजर आ रहा है। और अगर हम इनेलो की बात करें तो देखिए एक इंडिपेंडेंट पार्टी है जिसकी आलाकमान जो है वो भी इंदुराज नरवाल के बारे में बताएं। कांग्रेस पार्टी में ऑलरेडी जो तमाम दिग्गज नेता हैं वो टिकट मांग रहे हैं और ऐसे में तमाम बड़े बड़े, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, चाहे रणदीप सुरजेवाला हो, इनके अपने अपने फेवरेट कैंडिडेट्स हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी इंदुराज नरवाल को टिकट दे सकती है। तो ऐसे में क्या उनकी लोकल स्तर पर जो लोकप्रियता है उसको देखकर उनको टिकट दिया जा रहा है?
अगर उनकी लोकल लोकप्रियता की बात करें तो देखिए ये पार्षद रह चुके हैं और रिंढाना गांव से ये संबंध रखते हैं। तो ऐसे में अगर ग्रामीण लेवल पर देखा जाए तो एक युवा नेता के तौर पर ये पहचाने जाते हैं। तो ऐसे में अगर श्री कृष्ण हुड्डा की भी बात करें तो वो भी क्योंकि स्थानीय है, तो ऐसे में अब कांग्रेस पार्टी ये चाहेगी कि ये सीट उनके ही हिस्से आए। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी की ओर से जो सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी यानी कि जो सबसे बड़ी जो बात होगी वो ये होगी कि वो लोकल कैंडिडेट को उतारे। एक ऐसे कैंडिडेट को उतारे जिसका संबंध तमाम गांव से रहा है। बड़ौदा विधानसभा के अंतर्गत आने वाले तमाम 54 गांव में जो व्यक्ति लोकप्रिय भले ही ना हो, लोग उनको भले ही ना जानते हो, लेकिन वो एक समाज सेवी के रूप में पहले से ही जो है वो प्रसिद्ध हो। तो ऐसे में अगर इंदुराज नरवाल की बात करें तो युवा नेता के तौर पर वो अपने ग्राम क्षेत्र में भी काफी कार्य करते रहे हैं। और कांग्रेस की ओर से क्योंकि ये अक्सर ऐसे कहा जाता है कि जब बीजेपी अपना कैंडिडेट उतार देती है तो उसके बाद जो कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी की सीट है, अगर इसकी हम बात करें तो यहाँ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का दबदबा रहा है क्योंकि ये उनका गृह क्षेत्र भी है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी की ओर से कई स्ट्रेटेजी यहाँ हमें देखने को मिलेगी। कांग्रेस पार्टी सोनिया जो जातिगत समीकरण है वो जरूर यहाँ पर फिट करने की कोशिश करती आई है और करेगी। जो जाट वोट बैंक है वो यहाँ पर सबसे ज्यादा है और ऐसे में जब बीजेपी ने यहाँ पर नॉन जाट कैंडिडेट को उतारा है तो पूरी उम्मीद है कि जो कांग्रेस का फोकस है वो यहाँ के जाट वोट बैंक पर हमेशा रहा है और इस बार भी है। अगर हम यहाँ जातिगत आंकड़ों की बात करें तो देखिए नंदिनी, पिछली बार योगेश्वर दत्त जो थे कि करीबन 4 से 5 हजार वोट का जो है वो अंतर रहा था, श्री कृष्ण हुड्डा जीते थे। तो ऐसे में हम ये मान सकते हैं कि जो जातिगत आंकड़ों की बात करें तो जो बाहुल्यता है यानी जो बाहुल्य है वो जाट कम्युनिटी है। उसके बाद अगर हम बात करें तो कई गांव यहाँ पर ऐसे हैं जिनमें सिर्फ ब्राह्मण जाति ही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो जातीय समीकरण है वो घूमता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि देखिए जाट बाहुल्य क्षेत्र है। तो ऐसे में जो राजनीति है, राजनीति में जो वोटों की राजनीति है तो वो भी जातियों में घूमती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। लेकिन ऐसे में ये जो चुनावी टक्कर है ये बड़ी कड़ी होने वाली है क्योंकि योगेश्वर दत्त जो है कि पहली बार जो है 4 से 5 हजार का जो फासला रहा उसको भरपूर भरने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर हम बात करें कि जाट वोट बैंक की, जो जाट वोट बैंक है तो वो कहीं ना कहीं जो जेजेपी के हिस्से आया था वो अब हो सकता है इनेलो में खिसके, क्योंकि अभय चौटाला भी लगातार यहाँ दौरे कर रहे हैं कि इंडिपेंडेंट पार्टी हो। और देखिए कि अगर इनेलो की ओर से कोई ऐसे कद्दावर नेता चुनावी रण में उतारे जाते हैं तो और भी ज्यादा मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कांग्रेस के लिए भी मुश्किलें बढ़ेंगी और बीजेपी के लिए भी मुश्किलें बढ़ेंगी। और ऐसे में जो जाट वोट बैंक है कहीं ना कहीं वो बिखरता हुआ नजर आएगा। अगर हम दूसरी बिरादरियों की बात करें तो दूसरी बिरादरियों का जो समूह है, जो जातिगत समूह है, वो एक तरह से साइलेंट समूह है। बीजेपी का जो वोटर है वो साइलेंट वोटर है। बीजेपी का जो वोटर है वो चीख कर चिल्ला कर ये नहीं बता रहा कि हम कौन सी पार्टी को वोट देंगे। तो ऐसे में जो कांग्रेस जिन जातिगत आंकड़ों को साधने की तमाम कोशिशें करती रही है तो ऐसे में अब की बार बहुत महत्वपूर्ण आपने पॉइंट उठाया है और यही वजह है। संजय से इस बारे में जानेंगे। संजय, यही एक वजह है कि बीजेपी का जो वोट बैंक है वो साइलेंट वोटर है। बहुत अच्छी बात सोनिया ने कही है। योगेश्वर दत्त जो कि कांग्रेस के वर्चस्व वाली सीट पिछले विधानसभा चुनाव में एक बहुत ही कम आंकड़ों के साथ वो हारे थे, सेकंड नंबर पर आए थे, युवा चेहरे हैं, पहली बार चुनाव लड़े और ऐसे में श्री कृष्ण हुड्डा के आगे जिस तरीके से उन्होंने टक्कर दी थी उसको देखकर भी कहा जा रहा था, तारीफ हो रही थी योगेश्वर दत्त की। तो एक बार फिर से योगेश्वर दत्त जब मैदान में है संजय, तो यहां पर कहना वाकई मुश्किल होगा कि कौन सी पार्टी जीतेगी। जी बिल्कुल नंदिनी, जिस तरीके से योगेश्वर दत्त की मैं बात करूं, युवा कैंडिडेट है, साथ ही साथ पिछले चुनाव में जो सेकंड रनअप हो रहे हैं मात्र कुछ हजारों के वोटों के अंतर से वो आ रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि जो बीजेपी वोट है वाकई में साइलेंट वोटर है। जिस तरीके से अभी कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट अनाउंस नहीं किया तो एक अपने आप में कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए ये जो वीकनेस हम कह सकते हैं, जो आपसी फूट वो सामने निकल के आ रही है। जिस तरीके से अभी तक वो अपना नाम अनाउंस नहीं कर पाए तो बीजेपी के स्टार प्रचारक की लिस्ट आ जाती है, उसी के बाद जो स्टार प्रचारक है वो ग्राउंड पे जाते हैं। इस समय मैं मौजूद हूं तो कहीं ना कहीं मेरे साथ डीपी वत्स मौजूद हैं जो राज्यसभा सांसद है, वो भी यहाँ पहुंचे हैं। मैं कैबिनेट मिनिस्टर मूलचंद शर्मा की मैं बात करूं, तमाम नेता यहाँ पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी की जो तैयारी है वो जोरों पे है, लेकिन कांग्रेस की और मैं इनेलो की बात करूं अभी तक कैंडिडेट का नाम भी उन्होंने अनाउंस नहीं किया। तो ऐसे में देखना ये होगा कि बीजेपी ने अपने जो प्रयास हैं वो स्टार्ट कर दिए, साथ ही साथ जो एक हजूम है कार्यकर्ता का वो देखने को मिलता है। पूरी तैयारी कर ली गई है, जो अब से कुछ देर में
नॉमिनेशन की तैयारी करेंगे, क्योंकि आज अंतिम दिन है, सारी तैयारी कर ली गई है, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ जो नजर टिकी है कांग्रेस और इनेलो के जो उम्मीदवार हैं उनके ऊपर। सबसे पहले योगेश्वर दत्त ही नॉमिनेशन के लिए पहुंचने वाले हैं, तो क्या जानकारी मिल पा रही है अब से कितनी देर में योगेश्वर दत्त होंगे वहां पर नॉमिनेशन के लिए मौजूद, और कौन कौन से वो तमाम बड़े चेहरे हैं जो आज योगेश्वर दत्त के साथ मौजूद रहने वाले हैं? जी बिल्कुल नंदिनी, जिस तरीके से योगेश्वर दत्त की बात करूं, आपसे कुछ देर में वो अपने कार्यालय पहुंचेंगे, जिसके बाद वो अपने टीम के साथ जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट है उसमें से कुछ नाम यहां जरूर निकल गए। डीपी वात्स मौके पे मैं बात करूं, वो सांसद है राज्यसभा, वो यहां पहुंचे, साथ ही साथ कैबिनेट मिनिस्टर पहुंचे, तमाम जो नेता हैं वो अब से कुछ देर में यहाँ पहुंचेंगे और योगेश्वर दत्त के साथ में वो नॉमिनेशन फाइल करने जाएंगे सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ, एक बड़े हर्ष और उल्लास के साथ। जिस तरीके से बीजेपी कार्यालय में तैयारी है, तो उससे बात करें जो अभी की बात करें, क्योंकि कांग्रेस अभी पिछड़ी हुई नजर आ रही, क्योंकि अभी तक टिकट अनाउंस नहीं किया। हम बात करें दूसरी पार्टी के इनेलो की, उनकी तरफ से भी जब तक उनके नाम डिक्लेयर नहीं होते तो कहीं ना कहीं बीजेपी काफी उत्साह से है, क्योंकि बीजेपी के जो कार्यकर्ता उनका साफ तौर पर कहने की जो कांग्रेस है वो डरी हुई है, इसीलिए अभी तक, क्योंकि अंतिम दिन है, अभी तक अपने प्रत्याशी का नाम घोषित नहीं कर पाई। आप दोनों हमारे साथ जुड़े, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लेकिन लगातार हमारे सहयोगी बड़ौदा में मौजूद हैं और हर हलके हर गांव की खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, और क्या है बड़ौदा का मूड लगातार आप हरियाणा न्यूज पर देखते आ रहे हैं, और इसी के साथ पल पल की अपडेट आज भी आपको देंगे। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही।